Hi everyone, my name is Rahul and I like to welcome you all in our podcast Talking Through. In this podcast, we invite guests from various industries. We also invite various entrepreneurs and businessmen who share their journey with respect to what all they have done and achieved in their career journeys. And in this series today, we have a prominent person from healthcare background, Dr. Mohit. Dr. Mohit, thank you so much for coming and giving your time. थैंक यू। टू स्टार्ट विद डॉक्टर मोहित, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी ये प्रोफेशनल जर्नी कैसी रही अभी तक। हम स्टार्टिंग से आपसे जानना चाहते हैं कि आपने कब और कैसे ये डिसाइड किया कि आप इस फील्ड में आएंगे, सो दैट आवर गेस्ट कैन नो मोर अबाउट यू एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड यू हैव चूज योर करंट प्रोफेशन। सो कमिंग टू दिस प्रोफेशन इज लाइक एक एक्सीडेंट था। हाँ। बिकॉज ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज़ नॉट वन ऑफ द प्रोमिनेंट कोर्स जिसमें जिनका पता होता है स्टूडेंट्स को आफ्टर देयर 12th। तो लाइक मुझे भी नहीं पता था। सो आई गेव द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ IPG यूनिवर्सिटी। वहाँ पे BPT बैचलर इन फिजियोथेरेपी, BOT बैचलर्स इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड आई थिंक B फार्मा, इन तीनों का कंबाइंड टेस्ट हुआ करता था। तो आफ्टर क्लियरिंग दैट आप तीनों में से यू कैन चूज एज पर योर रैंक जो भी आपका आएगा उसके हिसाब से यू कैन चूज ऑन विच स्ट्रीम यू वांट टू एंटर। सो मुझे इतना याद है कि आई वॉज अ रैंकर, बट समहाउ मैंने काउंसलिंग अटेंड नहीं किया था। तो उसके बाद लाइक देन वन डे माई फादर लाइक ही इज़ अ बैंकर। तो वो जब आए ऑफिस से लाइक हाफ डे करके वो आए, देन ही सेड कि चलो चलना है, तुम्हारा एडमिशन करवा के आना है। सो व्हेन वी वेंट टू लाइक वन ऑफ द कॉलेज ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी, तो वहाँ पे दोनों कोर्सेज हुआ होते थे। वहाँ पे मेरा पर्सनल चॉइस वॉज फिजियोथेरेपी क्योंकि उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ था, पहले से पता था। बट वहाँ पे फिजियोथेरेपी का कोई सीट नहीं था। B फार्मा मुझे पसंद नहीं थी बिकॉज पर्सनली आई हेट मेडिसिन। तो जब मैं खुद ही हेट करता हूँ तो मैं किसी और को क्या ही प्रिस्क्राइब करूँगा। तो वहाँ पे सिर्फ ऑक्यूपेशनल थेरेपी का ही सीट अवेलेबल था। सो आई वॉज लाइक कि चलो ईयर क्यों वेस्ट करना है, इसी में ही एंट्री ले लेते हैं, देन विल थिंक कि क्या होगा। उसके बाद एक बार मौका आया था कि मुझे ऑक्यूपेशनल थेरेपी से फिजियोथेरेपी की तरफ लाइक एक सीट वेकेंट हुई थी। तो कॉलेज लाइक सिंस यू ऑप्टेड फॉर फिजियोथेरेपी तो इफ़ यू वांट टू चेंज योर स्ट्रीम यू कैन। बट उस टाइम तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी समझ में आने लग गया था कि हमें इन फ्यूचर करना क्या है। तो वहाँ से फिर मैंने चेंज नहीं किया, देन आई एम इन टू दिस फील्ड ओनली। बट उस कॉलेज से बिकॉज ऑफ सम एडमिशन का कुछ प्रोसेस में प्रॉब्लम हुआ था, सो वी शिफ्टेड टू संतोष मेडिकल कॉलेज इन गाज़ियाबाद। वहाँ से आई डिड माई बैचलर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। सो BOT एंड MOT इन पीडियाट्रिक्स मेरा संतोष मेडिकल कॉलेज से हुआ। ओके। उसके बाद देन आई स्टार्टेड आफ्टर माई PG, आफ्टर माई MOT, लाइक आई ऑप्टेड फॉर अ जॉब इन गुड़गांव। आई वर्क देयर फॉर लाइक 1 year अराउंड। उसके बाद आई switched my job to one of the like prominent center in CR Park. वहाँ पे I worked for almost around 5 years. Then I started my center back in 2016. So this was like whole journey. So Correct, from correct. graduation to post graduation, then college, then job, and now into my own clinical setup. ग्रेट। और मैंने आपके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा भी है, जो भी इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सिंस यू आर इन दिस फील्ड फ्रॉम लाइक मोर देन 15 years। सो आपका मास्टर्स में आई बिलीव आपने गोल्ड मेडल यूनिवर्सिटी लेवल पे लिया है। सो आई जस्ट लाइक टू नो कि ड्यूरिंग योर मास्टर्स आपने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किए, कोई रिसर्च वर्क, कोई थीसिस, एंड बेसिस ऑन दैट आज आप जो काम कर रहे हैं वो रिसर्च वर्क कहीं ना कहीं वो नॉलेज इम्प्लीमेंट हो रही है। So, doing research work is one of the part of our master's program and bachelor's program. तो दोनों में ही आपको एक research work करके कॉलेज में सबमिट करना होता है। So in masters my research was basically on the parents because बच्चों पे तो सब लोग कर रहे थे। Everybody was into clinicals कि CP बच्चों पे ये करेंगे तो क्या होगा, autism पे करेंगे तो क्या होगा। But I was more inclined towards parent because पर्पस उसका ये था कि हम सब लोग पेरेंट्स के लिए तो कर रहे हैं, सॉरी बच्चों के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, बट पेरेंट्स इज़ समथिंग जिनका मेंटल हेल्थ उस टाइम भी नेग्लेक्टेड था। तो माई रिसर्च वाज ऑन टू एनालाइज द स्ट्रेस एंड एनजाइटी लेवल स्पेशली मदर्स का, बिकॉज दे आर द वन जो बच्चों को थेरेपी सेंटर्स लेके आते हैं 6 days इन अ वीक, लाइक 2 थेरेपी सेंटर्स में, 3 थेरेपी सेंटर्स में दे आर गोइंग फॉर OT, स्पीच, एजुकेशन, ABA, हर एक में मदर्स लेके जा रहे हैं। तो उनका
एनजाइटी और स्ट्रेस लेवल टुवर्ड्स लाइक इन बच्चे को एक प्रॉब्लम है, एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की तरफ या डायग्नोसिस है उनका, तो उसको लेके मदर्स के अंदर क्या एक एनजाइटी लेवल आता है, उसको लेके मेरा रिसर्च वर्क था। करेक्ट करेक्ट, इट्स रियली गुड टू नो कि मे बी उस टाइम आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे इन योर अर्ली एजेस, बट तब भी आपका थॉट प्रोसेस इतना प्रोग्रेसिव था कि आप जो रूटीन चीज़ें चल रही हैं, फॉर एग्जांपल सारे लोग जो कर रहे हैं, जनरली ये होता है कि जो ट्रेंड होता है हर कोई उसके पीछे भागना चाहता है, आप लेकिन उस ट्रेंड के अगेंस्ट आपने एक ऐसा निश टॉपिक लिया जो आज इट्स अ डिमांड ऑफ दिस पर्टिकुलर आर लोगों के लिए पेन पॉइंट है, बिकॉज वाइल वर्किंग विद देयर किड्स, taking them to various therapy centers, it's really toll on mental health. तो really remarkable कि आपने उस टाइम अगर ये चीज़ सोची तो। थैंक यू। एंड आपने जैसे बताया कि मास्टर्स के बाद आपने गुरुग्राम में भी 4-5 years जॉब किया। गुरुग्राम में इट वाज 1 ईयर। 1 year, ओके। सो वो किस टाइप का जॉब था, मतलब आप कोई स्पेशलाइज्ड फील्ड है जो आपने मास्टर्स में कोई सब्जेक्ट्स पढ़े थे उससे रिलेटेड था, या इन जनरल ऑक्यूपेशनल थेरेपी फॉर किड्स था? आई डिड माई मास्टर्स इन पीडियाट्रिक्स। Pediatrics, आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे बच्चों के साथ ही काम बच्चों के करना साथ करना है। बिकॉज ये इंटरेस्ट मेरा डेवलप हुआ था जब मैं इंटर्नशिप में था। आपने कुछ सोच के पीडियाट्रिक चूज किया? आई एम श्योर कि जैसे मेडिकल फील्ड में, हार्डकोर मेडिकल फील्ड में काफ़ी सारी स्पेशलाइज्ड फील्ड्स होती हैं, आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। बच्चों के साथ काम करना हमेशा बहुत चैलेंजिंग और डिफिकल्ट होता है। उसके बाद भी अगर आपने चुना तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देख के आपका इंटरनल इंक्लिनेशन था बच्चों की हेल्प करने में, या कुछ और रीज़न था, ये हम जानना चाहते हैं। सो व्हेन आई वाज इन माय इंटर्नशिप, तो हम लोगों का 6 महीने का इंटर्नशिप होता है आफ्टर आवर बैचलर्स। तो वो मैंने 2 जगह से किया था, एक 3 months फ्रॉम मैक्स हॉस्पिटल साकेत, एंड फॉर द नेक्स्ट 3 months फ्रॉम अ स्पेशल स्कूल इन कैलाश कॉलोनी, नेहरू प्लेस के पास में है। तो जब मैंने दोनों लाइक बिफोर टेकिंग एडमिशन इनटू मास्टर्स, मैंने जब सोचा कि यार मैं किस में अच्छा कर सकता हूँ, एडल्ट्स में या फिर पीडियाट्रिक में, तो मुझे अपने आप को ये देख के लगा बिकॉज आई वाज मोर इनटू प्ले। स्कूल टाइम पे भी मैं स्टडीज़ में इतना अच्छा नहीं था जितना प्ले स्पोर्ट्स में था, तो मुझे खेलना कूदना स्टार्टिंग से ही अच्छा लगता है, और एडल्ट्स में वो चीज़ उतना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो मेरा इंक्लिनेशन फिर बच्चों की तरफ आया कि ये वो है कि एटलीस्ट मैं पूरा दिन खेलूँगा, और मुझे बच्चे पसंद भी हैं, पर्सनली एक इंक्लिनेशन है उनके लिए। और मास्टर्स भी इसीलिए मैंने पीडियाट्रिक में किया क्योंकि मेरे का इंक्लिनेशन वहाँ से था। फिर मास्टर्स के बाद जब मैंने जॉब अपना पहला ढूंढा गुरुग्राम में, आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे पीडियाट्रिक ही सीखना है, मुझे अब एडल्ट्स के अंदर नहीं जाना है। अंडरस्टूड। बिकॉज वो मेरा फोटे भी नहीं था कि मैंने मास्टर्स भी पीडियाट्रिक में किया, और इंक्लिनेशन भी वही है, मेरा इंटरेस्ट भी वही है। तो फिर मैंने वही लाइन चूज़ करी जिससे मेरा इंटरेस्ट था। करेक्ट करेक्ट। और इनिशियल डेज कैसे रहे जब आप किसी के साथ वर्क कर रहे थे? मेंटरशिप कैसा रहा? क्या चैलेंजेस आपको आए इनिशियल डेज में? इनिशियली जिन लोगों ने मेरे को मेंटोर किया, लाइक फॉर द फर्स्ट 6 years ऑफ माय कैरियर जहाँ पे मैंने जॉब करे, दे वर वेरी गुड, दे वर एक्सीलेंट। और मैं कहूँगा लाइक अगर वो लोग नहीं होते वहाँ पे मेंटोर करने के लिए, तो आज शायद हम लोग इस जगह पे नहीं होते। बिकॉज ऑलवेज मेंटोर इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन इन योर कॉलेज और आफ्टर कॉलेज ऑल्सो। तो हाँ, चैलेंजेस बहुत आते हैं जॉब में, बिकॉज हम लोग जो कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकली बच्चों के साथ अप्लाई बहुत कम हो पाते हैं। आप थ्योरीज तो पढ़ के आते हैं, बट बच्चों की हैंडलिंग बहुत ही अलग होती है। तो मुझे आज भी याद है, मेरी जॉब का पहला दिन मुझे पहला बच्चा दिया गया था, और पहली ही कंप्लेंट उस पहले 1 घंटे में जो थेरेपी सेंटर के ओनर थे उनके पास गई थी। अब क्योंकि मेरा पीडियाट्रिक बहुत इंटरेस्ट हमेशा से रहा है, तो आई वॉज लाइक कि यार पढ़ के तो मैं इतना कुछ आया हूँ, कॉलेज टॉपर हूँ, यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ, बट ये मेरे से हैंडल क्यों नहीं हुआ। तो तब मुझे ये समझ में आया कि हमने जो कॉलेज के अंदर थ्योरीज पढ़े थे, वो यहाँ एप्लीकेशंस उनका बहुत डिफ़िकल्ट है, लाइक बिल्कुल ही एक अलग सिनेरियो हो जाता है एप्लीकेशन में। वहाँ से देन मेरे को अपने जो हमारे डीन थे कॉलेज के, उनकी एक बात याद आई थी, या इवन आज भी मैं उसको फॉलो करता हूँ कि हमेशा क्यों के पीछे भागो। इफ़ यू अंडरस्टैंड कि बच्चा या बड़ा ये क्यों कर रहा है, देन यू विल बी एबल टू थिंक कि क्यों कर रहा है का लाइक आप कैसे उसको अपने साथ एंगेज करेंगे। तो क्यों समझ में आएगा, तभी आप उसका इंटरवेंशन आप प्लान कर पाएंगे। तो वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई। देन फ्रॉम फर्स्ट कंप्लेंट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट किड से लेके आज जहाँ पे वी हैव किड्स इन वेटिंग कि लाइक
एक एक महीने का कई बार वेटिंग हो जाता है, हम लोग टाइम नहीं दे पाते हैं उस जगह पे पहुंचना। इट्स लाइक 15 ईयर्स ऑफ जर्नी में काफ़ी कुछ सीखा है फिर इन बच्चों के साथ। राइट। और आपने कब सोचा कि मुझे अपना खुद का कुछ एक लाइक सेंटर खोलने की ज़रूरत है? आपको ये ज़रूरत कब महसूस हुई? इट्स अ नेचुरल प्रोग्रेशन कि अब काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है मुझे, और इसमें ग्रोथ कई बार किसी भी प्रोफेशन में कई बार एक ऐसा स्टेज आता है कि ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाती है, लोग उस वजह से कई बार सोचते हैं, कई लोगों को उनके कोई कलीग्स होते हैं उन्होंने ऐसा कुछ किया, वो उनसे इंस्पायर होते हैं कि यार मेरे साथी तो पढ़ रहा था, ठीक है, बीइंग अ टॉपर मैं इससे बेटर कर सकता हूँ। तो आपके लिए क्या था रीज़न, आपने कब सोचा और कैसे शुरू किया इस चीज़ को? So back in 2016, na, I was like me and my wife. At that time, we were in a relationship. So she said कि यार जॉब तो हम लोग कर रहे हैं, बट आर यू सेटिस्फाइड विद योर जॉब? मैंने कहा यार देखो, क्लिनिकली आई एम सेटिस्फाइड, मेरे को जॉब मिल रहा है, एक अच्छी खासा सैलरी मिल रहा है, तो आई एम सेटिस्फाइड विद द थिंग। बट अगर एज अ प्रोफेशनल मैं बोलूँ तो कुछ ना कुछ एक पार्ट मिसिंग लग रहा है, बिकॉज मैं बच्चों के साथ तो काम कर रहा हूँ, बट जो मेरा इंटरेस्ट एरिया था मास्टर्स का, कि मेरे को पेरेंट्स के लिए भी कुछ करना है, सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है, वो चीज़ वहाँ पे मिसिंग थी। बिकॉज जब आप क्लिनिकल में है तो आप थेरेपीज दे रहे हैं, बच्चा अपने घर जा रहा है, पेरेंट्स उनको लेके अपने घर जा रहे ओनली ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, हाँ, नॉट तो बियॉन्ड। इट वाज लाइक क्लिनिकल रिलेशनशिप। जी जी। बट एक था ना कि सोसाइटी के लिए भी कुछ करना, उनको अवेयर करना है, स्कूल में जाके ट्रेनिंग्स लेने हैं, टीचर्स को अवेयर करना है, तो वो चीज़ें मिसिंग थी। तो कीपिंग दोज इन माइंड वी डिसाइडेड कि यार लेट्स स्टार्ट समथिंग जहाँ पे हम लोग वो चीज़ें कर पाएँ जो क्लिनिकल्स में रह के या जॉब में रह के हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। करेक्ट, तो वो फ्रीडम आपको शायद वहाँ पर freedom, मिलना मुश्किल था। हाँ, तो स्टूडेंट्स को ट्रेन करना सो दैट वो एक अच्छे प्रोफेशनल बन पाएँ, पेरेंट्स को ट्रेन करना सो दैट वो घर के अंदर बच्चों को जो आफ्टर थेरेपी हम लोग जो होम प्लान देते हैं उनको अच्छे से करवा पाएँ। और यही सब रीजंस थे जिनके लिए मैंने फिर अपना एक जॉब क्विट किया। वी स्टार्टेड विद आवर ओन गिफ्टेड माइंड्स मीनाश इन 2016। तो यही सब एक जर्नी था, एक आई एम थॉट श्योर ये प्रोसेस था। बहुत चैलेंजिंग रहा होगा, और ये आपका और आपकी वाइफ का कलेक्टिव डिसीजन, कंसिडरिंग कि एक वेल सेटल्ड जॉब है और इतना बड़ा रिस्क लेना, वो भी उस टाइम, आई एम नॉट श्योर कि मार्केट कंडीशंस उस टाइम क्या थी। सो उस टाइम में यस इट वाज वेरी चैलेंजिंग, बिकॉज होता क्या है ना, उस टाइम भी ये चीज़ था कि नोएडा के अंदर जहाँ बेसिकली मैं कर रहा हूँ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जी देर इज़ अ इको सिस्टम। तो इफ़ आई एम अ थेरेपिस्ट तो आई विल सेंड माई चाइल्ड, लाइक जो भी बच्चा मेरे पास आ रहा है, आई सेंड इट टू अदर थेरेपिस्ट। तो मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ, वो एक स्पीच थेरेपिस्ट है, तो हमने एक अपना इको सिस्टम बनाया हुआ है। मैं एक बच्चा उनके पास भेजूंगा, वो उनके पास भेजेगा, तो ये चेन ना टूटने नहीं देते थे कोई भी। तो अगर लाइक सपोज अ चाइल्ड इज कमिंग टू मी एंड आई एम एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, मैं उस बच्चे को मेरे ही नोन में एक स्पीच थेरेपिस्ट है उनके पास भेजूंगा, वो उस बच्चे को अपने नोन स्पेशल एजुकेटर के पास भेजेंगे, और बच्चे को ये पता ही नहीं लगने देंगे कि और भी लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो वहाँ से व्हेन वी स्टार्टेड, आज ही मुझे याद है, मैं दिन में 2 सेशन लेता था, एक सुबह 10 या 11 बजे और दूसरा 4 बजे। वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, बट हम लोग इस इको सिस्टम में कभी घुसने का ट्राई नहीं किया कि मैं सबके पास जाऊँ, बोलूँ कि भाई बच्चे रेफ़र करो। इसमें बहुत एक अलग ही प्रोसेस है, शेयरिंग है, बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर, तो हम लोग उसमें नहीं गए। मेरी वाइफ का बहुत क्लियर था, बिकॉज सी वॉज फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड से है, तो उनको ही पता था कि अगर आप क्वालिटी डिलीवर करोगे तो ये इकोसिस्टम से बच्चे निकल के आपके पास आना शुरू हो। एब्सोल्युटली। तो हम लोगों ने बस टिल डेट 2016 टू नाउ वी आर इन 2024 सिर्फ एक चीज़ मेंटेन करी है, एंड वी ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन इट, कि जो भी बच्चा हमारे पास आ रहा है सिंस डे 1 से लेके जब भी बच्चा हमारे पास से ग्रेजुएट होकर जाए या बिकॉज ऑफ एनी रीज़न थेरेपी सेंटर को ड्रॉप करके जाए, वो ये ना बोले कि हम लोग उस सेंटर में गए थे बट हमें चेंजेस नहीं मिले। तो इवन वी वर्क फॉर अ सिंगल डे और फॉर अ 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर्स, तो हमेशा पेरेंट ये बोले कि हम लोग वहाँ पे गए थे तो बच्चे में चेंजेस तो दिखे हैं, एटलीस्ट जहाँ से आए थे वहाँ से नाउ ही कैन डू दीज थिंग्स। तो बस यही एक मोटो है, राइट, वही चीज़ मोटिवेट करती है जो पेरेंट्स का एक टेस्टिमनी और एक फीडबैक आपको मिलता है। करेक्ट। और जब आपने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया गिफ्टेड माइंड्स के नाम से, राइट, तो इनिशियल आपका सेंटर कहाँ, नोएडा में है? फर्स्ट कहाँ पर आपने? हम लोगों ने स्टार्ट ही नोएडा से ही स्टार्ट किया था। और ड्यूरिंग योर इनिशियल डेज व्हाइल यू आर एस्टैब्लिशिंग दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव और बिजनेस ऑफ योर्स, आपको चैलेंजेस तो बहुत आए होंगे, लेकिन आई एम श्योर जो सारे एंटरप्रेन्योर्स को जो चैलेंज फेस होता है वो
एक सबसे इम्पॉर्टेंट है फंडिंग का, फाइनेंशियल, सेकंड एक टीम बिल्ड करने का, राइट, और उसके अलावा और बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं एसोसिएटेड के, जहाँ पर हम एक कोई भी सेंटर ओपन कर रहे हैं, वो जगह एक्सेसिबल होना चाहिए, पेरेंट्स आसानी से आ सकें, उनको पार्किंग की जगह मिले। तो आपका कोई बैकग्राउंड तो था नहीं बिजनेस का, राइट। तो ये चीज़ें आपने अकेले की, किसी फ्रेंड के साथ शुरू किया, आपने अपनी टीम कैसे बिल्ड की? सो माई वाइफ वॉज ऑलवेज विद मी, तो उनका एक बैक सपोर्ट हमेशा रहा, फैमिली सपोर्ट हमेशा रहा, इवन दो दे डोंट नो कि हम लोग उस टाइम क्या करते थे, बिकॉज अब अपने पेरेंट्स को जॉब प्लेस पे फ्रीक्वेंटली विजिट्स नहीं करा सकते। नाउ जब अपने क्लिनिक स्टार्ट किया है तो वो फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं, उनको समझ में आता है कि मैं क्या काम करता हूँ, किन बच्चों के साथ मैं डील कर रहा हूँ। आए क्लिनिक चैलेंजेस की अगर मैं बात करूँ या फाइनेंशियली हम लोग जाएँ, तो मुझे पता है व्हेन आई स्टार्टेड माई कैरियर, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड माई क्लिनिक, आई ओनली हैड 15,000 इन माई अकाउंट, जिसमें से मैं 10,000 का सामान लेके आया था, जिम बॉल, मैट, स्विंग, दिस काइंड ऑफ अ थिंग, और 5,000 मैंने बैकअप में रखे थे कि मेरा रेंट चला जाएगा, 5,000 तो मैं महीने के कमा ही लूँगा। तो वो 10,000 मैंने, लाइक एक प्लानिंग था कि 2 बच्चे हैं, 10,000 मंथली आ जाएगा, 5,000 मेरे पास है, तो मेरा रेंट तो निकल जाएगा, नेक्स्ट मंथ का नेक्स्ट मंथ में देखेंगे। तो अगर मैंने काम किया, वो क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करी, तो 2 से 3, 3 से 4 तो फिर अपने आप रेफरल्स आने शुरू होंगे। करेक्ट, आप तो बिल्कुल, लेकिन उस टाइम भी थॉट प्रोसेस क्लियर था, अपने आप पे कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ और रिजल्ट इसका सूनर और लेटर आएगा। थॉट प्रोसेस तब भी बिल्कुल क्लियर था कि क्वालिटी डिलीवर करना है, आज भी वी आर वेरी क्लियर कि थॉट, लाइक क्वालिटी ही डिलीवर करना है। टीम बिल्डिंग, हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, लाइक मैं अकेला सारे बच्चों को कैटर नहीं कर सकता, तो टीम बिल्डिंग जब भी हम लोग करते हैं, या आज भी इवन दो मैं इंटरव्यूज़ करता हूँ, तो पहला जो मेरा क्राइटेरिया होता है किसी भी थेरेपिस्ट को सिलेक्ट करने का, इज़ कि एज अ पर्सन हाउ ही और शी इज़। आप मेरे पास आ रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आपको एक हैंडसम सैलरी मिल जाएगा, आप का रैशनल क्या है मेरे साथ जुड़ने के लिए। इफ़ इट इज़ मोर टुवर्ड्स किड्स फ्रेंडली या किड्स इंक्लाइंड है, देन ओनली हम लोग केटर करेंगे, अदरवाइज फिर हमें वो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। कोई मे बी टॉपर हो सकता है अपने इंस्टीट्यूट का, बहुत अच्छी जगह से हो सकता है, मे बी ही इज़ वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन अगर आपको ये फील होता है कि जिन बच्चों के साथ उसको इंटरेक्ट करना है डे इन डे आउट, उनके लिए वो फिट नहीं है, तो फिर देन वी हैव टू फिल्टर देम आउट। करेक्ट। तो आपको मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप इनिशियल डेज में लकी थे, आपको शुरू में बहुत अच्छे लोग मिल गए, या आपने स्ट्रगल किया? नहीं, विद दिस थिंग आई वाज वेरी लकी कि जो मेरे स्टार्टिंग के एक स्पेशल एजुकेटर और 2 मेरे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, अच्छा, स्टिल आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि आज हम लोग जहाँ पे भी खड़े हैं, इवन दो दे आर नॉट वर्किंग विद मी राइट नाउ, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, दे आर ऑन अ वेरी गुड पोस्ट, तो बट स्टिल आई एम वेरी लकी। इवन आज भी जो मेरे पास थेरेपिस्ट, मैं उनको बोलता हूँ कि मैं अकेला यहाँ तक नहीं पहुँचूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड में बहुत लोगों की मेहनत है। तो ये 3-4 लोग मेरे साथ स्टार्टिंग में जुड़े थे, मेरी वेरी फर्स्ट रिक्रूटमेंट्स, उन लोगों ने हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया। तो उस टाइम मैंने जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, अर्ली इंटरवेंशन, लर्निंग सेंटर, वो सब दे वर हिट। तो उसके पीछे एक टीम थी, तो ये 4 लोग थे मेरे साथ जिन्होंने बहुत हम लोगों को हेल्प किया था, एंड वी ऑल आर वर्कोहॉलिक्स, कोई लंच ब्रेक नहीं होता था। ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि अगर टीम में जो आपके कोर मेंबर्स हैं, उनका थॉट प्रोसेस और विजन अगर एक जैसा हो, तभी सक्सेस मिलती है। सो वी ऑल वर वर्कोहॉलिक्स। हमें ये नहीं पता होता था कि लंच करेंगे नहीं करेंगे, अगर बच्चा आ गया तो लंच स्किप हो जाएगा। तो मेरा ही नहीं, मैं तो था ही वर्कोहॉलिक, और मुझे तो एक उस सेंटर को, क्लिनिक को अपने खड़ा भी करना था। बट दे वर इनटू जॉब, तो आई थिंक उनको ये बोलना चाहिए था, सर लंच टाइम होना चाहिए, छुट्टियां होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट डिमांड्स इन चीज़ों की कभी नहीं आई। तो आई वॉज वेरी लकी कि इनिशियल ईयर से मुझे वो लोग मिले जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, और आज हम लोग इस फैमिली को, लाइक मैंने आज फैमिली को इतना ऊपर तक लेके आ पाए। और जब आपने ये शुरू किया, आपने डिसाइड किया कि आप बच्चों के साथ वर्क करेंगे विद स्पेशल एबिलिटीज़, तो जब आपने ये डिसाइड किया होगा कि मैं इस सेंटर में कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा, या किस टाइप की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ जो बच्चों को हैं, उस चीज़ को हम हेल्प करेंगे बच्चों को ओवरकम करने के लिए, तो उसके पीछे आपने कोई रिसर्च किया? आपका क्या थॉट था? मतलब ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर आपने डिसाइड किया कि मैं हैंड राइटिंग इंप्रूव करने में बच्चों की हेल्प करूँगा, सेंसरी इंटीग्रेशन में करूँगा, या किसी और चीज़ में, तो वो 3-4 स्पेशलाइज चीज़ें आपने, वो निश कैसे आपने सोचा उसके बारे में? आई एम श्योर बहुत सारे लोग मार्केट में ऑलरेडी वो कर रहे होंगे, सो उनके साथ वो कम्पीट
ना करना पड़े वो आपने सोचा, या आपने ये सोचा कि वो कर रहे हैं लेकिन जितना अच्छा कर सकते नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे बेटर करके दिखाऊंगा, इसलिए आपने वो चूज़ किया? सो कंपटीशन कभी मेरे दिमाग में आया नहीं है। अच्छा। टिल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टू लाइक 7 years ऑफ क्लिनिकल सेटअप, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि नोएडा में मेरे कंपटीशन में भी कोई है। ऑब्वियसली बहुत लोग हैं, पेरेंट्स मेरे से ड्रॉप आउट करके कहीं और जाते हैं, वहाँ से ड्रॉप आउट करके मेरे पास आते हैं, बट वो कंपटीशन वाला फीलिंग कभी आया नहीं कि मुझे उससे बेहतर करना है। मेरा पर्पस ये है कि मेरे को अपना कल आज से अच्छा करना है। तो अगर मैं आज एक बच्चे के साथ कुछ थेरेपीज कर रहा हूँ और कल जब वो बच्चा नेक्स्ट सेशन के लिए मेरे पास आए तो मैं आज से अच्छा उसको कुछ और डिलीवर कर सकूँ, तो दैट वाज द थॉट प्रोसेस। और यहाँ पे जो सेंसर इंटीग्रेशन या जो मैंने बाकी कोर्सेज किए, सेंसर इंटीग्रेशन हैंड राइटिंग के लिए, ब्रेन जिम हो गया, थेरेपेटिक लिसनिंग हो गया, तो लाइक व्हेन वी वर्क विद द चिल्ड्रन इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच। सिर्फ सेंसर इंटीग्रेशन किसी बच्चे पे नहीं काम करेगा, तो वहाँ पे मुझे न्यूरो डेवलपमेंटल भी ऐड ऑन करना पड़ेगा, या किसी बच्चे को कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पे मैं थेरेपेटिक लिसनिंग जो प्रोग्राम है उसका हेल्प लेना पड़ेगा। तो धीरे धीरे व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग मुझे समझ में आया कि यार दीज आर माई लैकिंग एरियाज। स्टिल एज अ प्रोफेशनल मैं अगर ये करता हूँ तो इट विल बेनिफिट द चाइल्ड मोर देन जो मैं अभी कर रहा हूँ। करेक्ट, आपके अपस्किलिंग के लिए भी है और बच्चे के लिए भी बेटर है, प्रोफेशनल अपस्किलमेंट के लिए, बच्चे के बेटरमेंट के लिए, और एज अ प्रोफेशनल खुद को ग्रो करने के लिए भी वो हेल्प करे। तो अब धीरे धीरे हम लोग उस जोन में आ गए कि नाउ वी आर लाइक कि कोई भी एक बच्चा आ रहा है तो वी आर गिविंग देम अ होलिस्टिक ट्रीटमेंट सो दैट उसका एक ओवरऑल डेवलपमेंट होना शुरू हो। करेक्ट। और जैसे पेरेंट्स आपके पास कुछ बच्चों को असेसमेंट के लिए लाते होंगे, एट टाइम्स शायद कोई आपके कलीग्स रेफ़र भी करते होंगे, तो जब बच्चे आपके पास आते हैं तो आई एम श्योर आप लोग अपना भी एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट करते होंगे। इट शुड नॉट बी द केस कि जो असेसमेंट आया किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का या किसी और थेरेपिस्ट का, आप उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो वो क्या प्लान होता है आप लोगों का? आप कैसे बच्चों को बेसिक असेसमेंट करते हैं और उसके बाद उनके साथ कैसे काम करना है, वो कैसे आप लोग प्लान अप करते हैं? जब बच्चा हम लोगों के पास आता है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी असेसमेंट या इवैल्यूएशन एक अलग पैमाना हो गया बच्चे को चेक करने का। साइकोलॉजिकल असेसमेंट एक अलग चीज़ हो गई। करेक्ट। तो इवन दो बच्चा साइकोलॉजिकल असेसमेंट करा के आया होगा तो इवन दो दोज रिपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि बच्चे का करंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग क्या है, डेवलपमेंटल एज क्या है, उसका IQ कितना है, सोशल कोशेंट कितना है। तो उसके बाद काम आता है हम लोगों का असेसमेंट कि हमें एक रेफरेंस एज तो मिल गई, बट उस रेफरेंस एज के अकॉर्डिंगली ये बच्चा करेंटली कहाँ स्टैंड करता है। करेक्ट। तो डेवलपमेंटल एज तो आ गई, सपोज अ चाइल्ड इज़ 5 years ओल्ड, डेवलपमेंटल एज आया है उसका 3 years ओल्ड। अब 3 साल का बच्चा बहुत चीज़ें करता है, अब उस बच्चे के करंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग जानना ये एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम हो जाता है। तो हमारी इवैल्यूएशन में देन हम लोग सिंस इज 5 years ओल्ड तो हम लोग उसका सेंसरी इवैल्यूएशन करेंगे, रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन चेक, रिफ्लेक्सेस का पूरा असेसमेंट होगा, हैंड राइटिंग होगा, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, दीज आर द एरियाज जिनके ऊपर हम लोग फिर असेसमेंट अपने शुरू करते हैं। सो जिस एज का बच्चा आएगा उसके हिसाब से हमें असेसमेंट्स करने होंगे। इफ़ अ चाइल्ड एट द कमिंग टू अस एट द एज ऑफ 2 years अराउंड, तो हम लोग फिर उसका नॉर्मल सोशल कम्युनिकेशन कितना है, सेंसरी प्रोसेसिंग में कितना डिले आ रहा है, उसमें कितना डिफ़िकल्टीज आ रहे हैं, ये चीज़ें फिर चेक होंगी। राइट। और जस्ट आउट ऑफ क्यूरोसिटी एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी, सोचा आपसे पूछूं। कभी आपके पास फॉर एग्जांपल एक किसी ने रेफ़र किया हो, आपके पास एक रिपोर्ट आई हो, आपने वो रिपोर्ट पढ़ी, देन यू हैव डन योर ओन असेसमेंट, आपको वहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस कभी नज़र आया कि जो रिपोर्ट आई है बच्चा एक्चुअल वो डिसेबिलिटीज़ या वो उसको लर्निंग इश्यूज हैं नहीं, मे बी आपने कोई नई चीज़ आइडेंटिफाई करी हो और पुरानी चीज़ें आपको लग रहा है नहीं है, ऐसा कभी हुआ है या हमेशा इनलाइन ही होता है? नहीं, हमेशा इनलाइन नहीं हो सकता। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बच्चा किसी हॉस्पिटल में गया है या किसी भी क्लिनिक में गया है और उन्होंने उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाए बच्चे के साथ, तो जब वो असेसमेंट निकल के आता है तो कई बार हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। यू मीन टू से कि कुछ असेसमेंट ऐसे होते हैं जिसमें आप 1 घंटे 2 घंटे में बच्चे का असेसमेंट नहीं कर सकते, मे बी 1 से ज़्यादा दिन, 2 दिन 3 दिन उसको बुलाना पड़ रहा हो। और तो लाइक जब मैं असेसमेंट करता हूँ तो हम लोग पहली ही मीटिंग में पेरेंट्स को ये चीज़ बहुत क्लियर करते हैं कि दिस इज़ जस्ट एन ओवरव्यू। हम लोग बच्चे को 2 से 3 सेशंस आराम से अपने साथ रखेंगे, क्योंकि एक दिन में बच्चा मेरे से दोस्ती कर ले, मेरे साथ सारी चीज़ें कर पाए, बच्चे को कंफर्टेबल करना सबसे इम्पोर्टेंट है। और
यू आर वर्किंग विद ह्यूमन बीइंग राइट, नॉट रोबोट्स के आप 1 घंटे में उनसे आउटपुट की उम्मीद करें। अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 2 साल का, 2.5 साल 3 साल का बच्चा, वो आते ही मेरे से दोस्ती कर लेगा, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। कई बार ऐसा भी होता है ये बच्चा कर लेता है, बट कई बार ऐसा भी होता है कि वो क्रैंकी हो जाता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस टाइम लगता है। क्रैंकी हो जाएगा तो फिर मुझे असेसमेंट में तो कुछ हेल्प हुआ ही नहीं। इफ अ चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग अर्ली, क्लिनिक में घुसा है, सेंटर के अंदर आया है, हमने पेरेंट्स से थेरेपी एरिया में लेके गया है एंड द चाइल्ड गॉट क्रैंकी, तो वहाँ पे तुम्हारा असेसमेंट हुआ ही नहीं, फिर तो एक अलग ही पिक्चर निकल के आएगी। और अगर मैं उसको दिमाग में बैठा लूँ कि द चाइल्ड इज़ लाइक दिस, तो फिर असेसमेंट जो हुआ वो बिल्कुल गलत हो गया। तो हम लोग पहली ही मीटिंग में ये बहुत क्लियर करते हैं कि वी विल डू एटलीस्ट 2-3 सेशंस, और अगर बच्चे को सेटल होने में टाइम लगा तो और ज़्यादा टाइम लग सकता है। करेक्ट। तो ये ऐसे चलेगा। और पेरेंट्स कैसे इन चीज़ को, इन सारी चीज़ों को परसीव और रिएक्ट करते हैं? फॉर एग्जांपल कभी आपने कहा कि आपको 1-2 दिन और आने की ज़रूरत है, अभी मेरा असेसमेंट पूरा नहीं हुआ है। आई नो पेरेंट्स हमेशा बिजी होते हैं राइट, बहुत डिफ़िकल्ट होता है ऐसे बार बार आना। सो आप उन पेरेंट्स को कैसे काउंसल करते हैं कि ये चीज़, आप कैसे उस चीज़ की इम्पोर्टेंस बताते हैं? आई जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ज़्यादातर पेरेंट क्या इन केसेस में कोऑपरेटिव होते हैं या कभी रेजिस्ट भी करते हैं कि आप देख लो, थोड़ा सा टाइम आज और ले लो, बट आपको पता है कि बच्चा इज़ नॉट इन अ राइट फ्रेम ऑफ माइंड, ये कंफर्टेबल नहीं है। तो वैसे पेरेंट्स को डील करना कितना मुश्किल होता है, आप कैसे करते हैं उनके साथ? मोस्टली पेरेंट्स इस चीज़ के साथ एग्री करते हैं हम लोगों के साथ कि आज बच्चा कोऑपरेट नहीं कर रहा है। कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं, ट्रैवलिंग आवर्स बहुत ज़्यादा हो गए, बच्चा थक गया होगा, उसका स्लीपिंग टाइम है, तो मोस्टली पेरेंट्स करते हैं, लाइक बहुत हम लोगों के साथ कोऑपरेट करते हैं टू कंफर्ट 2-3 डेज फॉर एन असेसमेंट। बट देयर आर फ्यू पेरेंट्स जो लाइक कि सर आज ही कर दीजिए, वी बोथ आर वर्किंग, नेक्स्ट डे नहीं मिलेगा, कॉन्स्टेंट्स हैं, तो वहाँ पे इट्स चैलेंजिंग फॉर अस ऑल्सो, बट एक मीडियोकर वे निकालना पड़ता है। तो वहाँ पे लाइक जो हमारा बेस्ट स्ट्रेटजी ये रहता है कि लेट्स गिव योर चाइल्ड अ टाइम, 2-3 घंटे 4 घंटे उसको रखते हैं सेंटर में, अगर वो परफॉर्म करते हैं देन ओनली वी विल बी एबल टू असेस और एक क्लियर पिक्चर दे पाएंगे। बट अगर वो नहीं कर पा रहा है परफॉर्म, देन हमें करना ही पड़ेगा दूसरा या तीसरा सेशन उनके साथ। बट अगर कर गया बच्चा देन इट्स गुड, हम लोग आज ही असेसमेंट कर लेंगे। करेक्ट। और करंटली आपके सेंटर में आप लोग कौन कौन सी स्पेशलाइज्ड फील्ड हैं जिसके लिए आप बच्चों को थेरेपी एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं? सो करेंटली हम लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी विच इज़ आवर कोर एरिया, स्पीच थेरेपी एंड स्पेशल एजुकेशन, इन 3 चीज़ों में हम लोग डील कर रहे हैं। करेक्ट। स्पेशल एजुकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, जस्ट फॉर गाइडिंग आवर ऑडियंस, उनकी नॉलेज पर्सपेक्टिव? सो स्पेशल एजुकेशन बहुत बड़ा एक टर्म है विच स्टार्ट्स लाइक अगर बच्चा 2 साल का है वहाँ से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग वहाँ पे गोल्स हम लोग क्या लेते हैं। तो स्पेशल एजुकेशन इज़ मोर अबाउट कि आप बच्चे को एजुकेट कैसे करेंगे, उनको एजुकेशन से पहले उनको गेम्स खेलना कैसे सिखाएंगे। तो अब बच्चा डायरेक्टली तो 2 साल का बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, ही स्टार्ट्स प्लेइंग विद देयर टॉयज। तो स्टार्टिंग में थोड़ा प्ले बेस्ड रहता है, जब बच्चा प्ले बेस्ड थेरेपीज में आना शुरू करता है देन ग्रेजुअली उनका प्लान थोड़ा सा अपलिफ्ट हो करके वी गो मोर टुवर्ड्स मैचिंग, आइडेंटिफिकेशन, सॉर्टिंग, दिस काइंड ऑफ थिंग। जब ये आना शुरू होता है देन फिर स्कूल रिलेटेड चीज़ें होना शुरू होता है। करेक्ट। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर मोहित, फॉर पेरेंट्स किस तरीके से वो अर्ली साइंस जो हैं वो समझ सकते हैं कि इस बच्चे को कुछ एक स्पेशल नीड है एंड वी शुड टेक आवर child to some special educator or maybe some he needs some sort of therapy? तो पेरेंट्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? आपके पास बच्चे आते हैं, मे बी कुछ बच्चे एक राइट एज में आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें अगर राइट थेरेपी राइट टाइम पे मिले वो जल्दी से उस चीज़ से ओवरकम कर सकते हैं उन डिफ़िकल्टीज़ को, और उसके बाद एक बिल्कुल परफेक्ट नॉर्मल लाइफ जो है वो हो सकती है। लेकिन कई बार ऐसा होता होगा कि पेरेंट्स ने असेसमेंट नहीं किया या उनको लगा कि नहीं ऑल दीज थिंग्स आर नॉर्मल। तो आपने कैसे केसेस देखे हैं? कई बार कुछ पेरेंट्स आपके पास आते होंगे, उन्हें कन्फ्यूजन होता होगा या मे बी उनके रिलेटिव्स ने या उनके नेबर्स ने कभी शायद उनको सजेस्ट किया हो, मे बी वो चीज़ वो असेस नहीं कर पा रहे, किसी और ने उनको बताया हो। ऐसे कुछ केसेस होते हैं या पेरेंट्स अपने आप ही आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि नहीं हमें ऐसा लग रहा है कि, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो पेरेंट्स कई बार वो रिलेट कर लेते हैं उन चीज़ों को। सो हम लोगों के पास डायरेक्ट रेफरल्स भी हैं जो पेरेंट डायरेक्टली हम लोगों को अप्रोच करते हैं बाय डूइंग देयर ओन रिसर्च ऑन गूगल, और डॉक्टर रेफरल्स भी हैं। तो जो डॉक्टर रेफरल्स के थ्रू आता है, मींस अगर कोई पीडियाट्रिक है वो भी क्या आपको रेफर करते हैं कि बच्चे को मान लीजिए
सर्दी जुकाम है उसके लिए गए, लेकिन डॉक्टर को लग रहा है कि ही नीड्स सम स्पेशल केयर, तो वो वैसे लोग डॉक्टर्स भी आपको रेफर करते हैं, पेरेंट्स को बताते हैं? सो 2 days बैक अ पेरेंट केम टू मी, लाइक रैंडमली वो आए थे विदाउट अपॉइंटमेंट। तो उनको जो रेफर किया था एक ईएनटी डॉक्टर है नोएडा में, जिन्होंने उनको मेरे पास रेफर किया था। ओके, इंटरेस्टिंग। अब उन डॉक्टर को ये समझ में आया कि ईयर फंक्शनिंग इज नॉर्मल बट द चाइल्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू हिज नेम। ओके। तो ये एंड दैट चाइल्ड वाज 2 year 4 months अराउंड। तो डॉक्टर को ये समझ में आया कि नेम रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, दैट चाइल्ड इज इनटू हिमसेल्फ, उसने एक अपनी दुनिया बना रखी है, वो उसी के अंदर ही है, पेरेंट्स को छोड़ के नहीं आ रहा है। तो पेरेंट्स को छोड़ के नहीं आना इज क्वाइट ओके फॉर अ 2.5 year it's normal, yeah. बट वो किसी को भी ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। अगर मैं पापा मम्मी की गोदी में भी 2 साल का बच्चा बैठा है तो वो ऑब्जर्व करना चाहिए इस एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। तो ही वॉज नॉट ऑब्जर्वेंट, ही वॉज इनटू हिज ओन वर्ल्ड। नेम रिस्पॉन्स नहीं था, इंस्ट्रक्शंस वो कोई फॉलो नहीं कर रहा था। तो ये इनिशियल साइंस हैं जो उन डॉक्टर्स ने देखे और फिर उन्होंने हम लोगों को रेफर किया। रेफरेंस का पर्पस ये था कि वो मेरे को नहीं जानते जी, बट मेरा कोई और क्लाइंट है जो उनके पास पहले गया होगा एंड दे हैव सीन अ ड्रास्टिक चेंज इन दैट चाइल्ड। तो उन्होंने फिर वो नंबर लिया था मेरा उन पेरेंट्स एंड देन फिर वो ऐसे एक चेन बन गया है। धीरे धीरे ऐसे डॉक्टर्स का एक चेन बन गया जिनसे हो सकता है मैं कहीं मिला भी नहीं हूँ बट वो फिर रेफरेंस आते हैं। तो वही इकोसिस्टम जो मैं पहले बात कर रहा था वो ऐसे धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू हो रहा है। करेक्ट करेक्ट। और आपका क्या पर्सपेक्टिव है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल, पीडियाट्रिक्स आई मीन टू से, वो कितने अवेयर और एजुकेटेड हैं? आई एम नॉट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, आई रियली डोंट नो कि ड्यूरिंग देयर एमबीबीएस और एमडी क्या कुछ करिकुलम कोर्स में ऐसे चीज़ें होती हैं जहाँ पर इस तरीके के अर्ली साइंस अगर किसी डॉक्टर को देख रहे हैं, पीडियाट्रिक्स को डॉक्टर को, तो वो कैसे एक राइट थेरेपिस्ट को सजेस्ट करे, पेरेंट्स को कैसे एडवाइस दे, गाइड दे? क्या ऐसा कुछ करिकुलम इंडिया में है या इट्स अप टू दैट डॉक्टर, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, कोई गाइडलाइन नहीं है इसके लिए? सो आई एम नॉट अवेयर कि उनके कोर्स करिकुलम में ऐसा है या नहीं, बिकॉज एमबीबीएस इज लाइक अलग कोर्स हो गया, हमारा बीपीटी बीओटी अलग कोर्स हो गया। तो उनके कोर्स करिकुलम का तो इतना मेरे को आइडिया नहीं है बट देयर आर फ्यू कोर्सेज जो हम लोग एमबीबीएस के बाद भी कर सकते हैं फॉर देयर स्पेशलाइजेशन आई थिंक। और जितना मेरे को अवेयर है नोएडा का, मोस्ट ऑफ द पीडियाट्रिशियंस आर अवेयर कि बच्चे में क्या अर्ली साइंस दिखते हैं या दिखने चाहिए जी। और वो फिर इमीडिएटली रेफर होते हैं बच्चे, नॉट टू मी बट लाइक टू अदर थेरेपिस्ट ऑल्सो। करेक्ट। तो आई थिंक देयर नॉलेज बेस इज़ वेरी गुड नोएडा में जितने हैं। तो अर्ली साइंस रिकॉग्नाइज करना, बच्चे को समझना, रेफरल्स करना, ये सब नोएडा में तो है। गॉट इट, गॉट इट। और आपका पर्सनल क्या इस चीज़ पे पर्सपेक्टिव है कि इन केस कोई ऐसा एक मीडियम हो, कोई ऐसा एक फोरम हो जहाँ पर पीडियाट्रिशियंस और स्पेशल एजुकेटर्स और आप जैसे लोग जो एक हॉलिस्टिक सेंटर चला रहे हैं, वो सारे लोग एक फोरम में बैठे हैं, बात करें कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड हैं उसके बारे में? ऐसा कभी किसी मीटिंग में, किसी सॉर्ट ऑफ इवेंट में कभी आप गए हैं? ऐसा कुछ है आज की डेट में इंडिया में, कभी हो रहा है? ऐसे टॉक्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें पीडियाट्रिशियन, न्यूरो पीडियाट्रिशियन, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, लाइक सारे प्रोफेशनल जो एक रिहैब टीम फॉर्म करते हैं, सब लोग वहाँ पे आते हैं लाइक टू डिस्कस अ टॉपिक और टू डिस्कस देयर थॉट्स। तो देयर आर वर्कशॉप, सेमिनार्स गोइंग ऑन जो इस टाइप की चीज़ें कर रहे हैं। अंडरस्टूड, ऐसी चीज़ें ऑलरेडी हैं, चल रही हैं। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, राइट राइट। और इन केस आपका जैसा एक्सपीरियंस रहा है जब आप गुड़गांव में जॉब कर रहे थे, उसके बाद आपने अपना सेंटर शुरू किया, ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम आपको सबसे ज़्यादा किस टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ देखने को मिली हैं? आई नो, जैसे अगर ऑल इंडिया लेवल का हम स्टैट्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो ज़्यादातर किस तरीके के आपके पास केसेस आते हैं, बच्चे आते हैं जिनको हेल्प की रिक्वायरमेंट है आपसे? मोस्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? सबसे ज़्यादा जो आजकल हम लोग डील कर रहे हैं दैट इज़ ऑटिज्म। ऑटिज्म, उसमें भी क्या अलग अलग ग्रेड्स होते हैं ऑटिज्म के? आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? ऑटिज्म में भी देयर आर ग्रेड्स, या हम लोग कह सकते हैं उनको भी हम लोग माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर इस कैटेगरीज में रखते हैं। तो ये जो डायग्नोसिस है ये साइकोलॉजिस्ट या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन हम लोगों को करके देते हैं। तो एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मेरा ये मेरे डोमेन से बाहर का काम है कि मैं किसी बच्चे को ऑटिज्म लिख करके दूंगा। तो मेरा काम हो गया उस बच्चे को थेरापेटिक सपोर्ट देना। तो भी जो भी उनके डिलेज आ रहे हैं इन देयर फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनके ऊपर काम करना। बट टू राइट अ चाइल्ड इज माइल्ड ऑटिस्टिक और इनटू मॉडरेट
ऑटिज्म, Correct, correct. वो मेरे डोमेन से राइट, बाहर का वो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट चाइल्ड है, वो आपको साइकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, डेवलपमेंटल असेसमेंट पीडियाट्रिशियन, करके ये देते लोग हैं, बेसिस ऑन दैट यू क्रिएट योर ओन प्लान। राइट राइट राइट। तो आपका जो अभी करंट सेंटर है वहाँ पे स्पेशलाइज्ड कुछ एजुकेटर हैं, दे आर ट्रेन्ड टू वर्क स्पेशली विथ किड्स विथ ऑटिज्म, और एक आपके यहाँ जर्नलिस्ट्स हैं एंड दे नो एवरीथिंग, कैसे स्ट्रक्चर है आपका सेंटर? So basically we have 3 departments, occupational therapy which is my area, speech and language therapy जो मेरे वाइफ का एंड एरिया स्पेशल है, एजुकेशन। एंड स्पेशल एजुकेशन। सो तीनों के लिए वी हैव अ पर्सन्स लाइक ओटी मैं अपना हैंडल कर रहा हूँ, सो आई एम द क्लिनिकल डायरेक्टर फॉर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, माय वाइफ इज क्लिनिकल हेड फॉर स्पीच थेरेपी, और एक और सर हैं हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब बात आती है हम लोगों की टीम मेंबर्स की, तो दे ऑल आर क्वालिफाइड, दे ऑल आर फ्रॉम थेरेपेटिक बैकग्राउंड, कोर्सेज करके आए होते हैं, बिकॉज विदाउट डूइंग कोर्सेज हम लोग उनको हायर नहीं कर सकते। इट्स नॉट लाइक कि हम लोग किसी भी MA MBA वालों को हायर कर रहे हैं। तो बेसिक एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक बेसिक डिग्री होनी चाहिए उनके पास टू गेट इनटू पीडियाट्रिक और गेट इनटू एनी क्लिनिकल सेटअप। राइट राइट। तो वो चीज़ हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि दे आर फ्रॉम अ गुड कॉलेज, बैकग्राउंड उनका कैसा है, एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा है, तो ये सारी चीज़ें ड्यूरिंग देयर इंटरव्यूज़ चेक होते हैं। करेक्ट करेक्ट। और आजकल जैसे मेडिकल फील्ड में काफ़ी एडवांसमेंट आ रहा है, तो आप ये कैसे इंश्योर करते हैं कि आपके जो टीम मेंबर्स हैं, आप खुद हैं, आर कंप्लीटली अवेयर अबाउट व्हाट ऑल इज़ हैपनिंग अक्रॉस द ग्लोब, क्या रिसर्च चल रहे हैं, राइट? आप उन चीज़ों को प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो आप ये कैसे बीइंग अ हेड ऑफ योर सेंटर आप कैसे इंश्योर करते हैं? लाइक मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था इन 2011 व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट जॉब, से अभी 2024 तक बहुत डेवलपमेंट्स हुई हैं इन एवरी, लाइक जो हम लोग थेरेपेटिक अप्रोच जो यूज़ करते हैं, वेदर इट्स सेंसर इंटीग्रेशन, न्यूरो डेवलपमेंटल, हैंड राइटिंग, ब्रेन जिम, बहुत रिसर्चेज हो रही हैं। तो जो हम लोगों का क्राइटेरिया है अपने सेंटर पे वर्क करने का, इन एवरी 2 और 3 मंथ्स हम लोग एक प्रोग्राम फॉर माय थेरेपिस्ट डिज़ाइन करते हैं, सो दैट जिसमें हम लोगों को रिसर्चेस पढ़ के आने होते हैं और वो फिर हम लोग अपना डिस्कस करते हैं। तो कोई भी नई थ्योरी आई है वो पढ़ के, तो इट्स नॉट लाइक कि वो मैं ही पढ़ रहा हूँ, इट्स अ टीम एफर्ट। सबको बोला गया है कि गूगल करो, पढ़ो, और जो भी नया समझ में आ रहा है, इवन दो ऐसा भी हो सकता है कि मैंने भी वो चीज़ ना सुनी हो, वो टर्म मैंने ना सुनी हो, तो 2-3 महीने में एक बार एक छोटा सा 2-3 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग अपने थेरेपिस्ट के लिए भी रखते हैं, जहाँ पे अगर मुझे कोई नया टॉपिक मिल जाए तो आई गाइड देम फॉर द सेम, अगर उनको कुछ नया मिल जाता है तो दे गाइड द होल टीम फॉर द सेम। It's a great way of knowledge sharing and just enhancing our own knowledge. Yeah, that's great. और हमने जैसे भी थोड़े टाइम पहले पेरेंट्स की बात करी थी, आई नो इट्स रियली चैलेंजिंग फॉर द पेरेंट्स जहाँ भी बच्चों को कोई भी डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं, तो आप बच्चों को तो हेल्प कर ही रहे हैं, उसके अलावा पेरेंट्स को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं? एट टाइम्स उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इट्स टोल ऑन देयर मेंटल वेलबींग, तो आप उनको भी काउंसिल करते होंगे, आई एम श्योर। सो वी हैव डिफरेंट प्रोग्राम्स, लाइक पेरेंट्स के साथ भी नॉट ऑन अ डेली बेसिस तो बात नहीं हो पाता, बिकॉज क्लिनिकल्स भी देखना है, तो वी ऑलवेज ट्राई के बातें होती रहे, मैं या मेरी वाइफ पेरेंट्स से इंटरेक्ट करती रहे, सो दैट उनके जो कंसर्न्स आ रहे हैं वो लेते रहे। और कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स इतनी सारी थेरेपीज़ के लिए जा रहे हैं, सब प्रोफेशनल्स अलग अलग बोल रहे हैं, तो दिमाग में कुछ और ही बैठाना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे टू गाइड देम कि जो वो सोच रहे हैं ऐसा नहीं है, बी पॉजिटिव, ये भी एक हम लोगों का रहता है। तो गिफ्टेड माइंड्स का एक मोटो भी है कि बी फ्रेंड, मेंटोर एंड गाइड, जो जिस पे हम लोग हमेशा से काम कर रहे हैं। तो पेरेंट्स का दोस्त बन के उनको डील करना, बच्चों का दोस्त बन के उनके साथ में काम करना, पेरेंट्स को सही ट्रैक या सही पाथ जो हम लोग बोलेंगे उसके लिए सजेस्ट करना। तो यहाँ पे कुछ भी ये नहीं है कि जस्ट फॉर मॉनिटरी पर्पस आई एम डूइंग दिस थिंग्स। तो हम लोग फ्री वर्कशॉप्स भी करते हैं पेरेंट्स का, अभी कोविड के बाद से थोड़ा सा कम हो गया है, बट बिफोर कोविड हम लोगों ने काफ़ी पेरेंट्स के वर्कशॉप्स किए थे। एंड उनका रैशनल ये रहता है कि एक तो उनका मेंटल हेल्थ जो बच्चे के साथ में सफ़र कर ही रहा होता है, बिकॉज पूरा दिन वो लोग बच्चों को लेके जा रहे हैं, देन उनकी नॉलेज शेयरिंग इस चीज़ के लिए कि वो एक्सेप्ट करें कि बच्चे में कुछ इश्यूज़ हैं। तो कई बार ये भी चैलेंजेस आते हैं कि पेरेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि हमारे बच्चे में कुछ इश्यूज़ हैं, बट थेरेपीज़ के लिए तो आ रहे हैं, बिकॉज एक
डॉक्टर ने बोल दिया है या सोशली वो नहीं, स्कूल से रेफर आ गया है, बच्चा सोशली विड्रॉन हो रहा है, इस वजह से आ जाते हैं, बट एक एक्सेप्टेंस नहीं होती है। तो उन चीज़ों के लिए भी पेरेंट्स को गाइड करना, तो ये टाइम टू टाइम हम लोग पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते रहते हैं। करेक्ट। और जैसे आपने बताया कि ड्यू टू कोविड आप कर रहे थे, डिसकंटिन्यू हो गया, आपके कभी फ्यूचर प्लान्स इस चीज़ में कि मे बी कभी, आई नो आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इवन संडेज़ को भी, जैसा आपने मुझे बताया था कि बच्चों की जो असेसमेंट रिपोर्ट्स होती हैं उसके लिए आपको संडे भी अपना टाइम यूटिलाइज करना होता है, बाकी दिन जो सेशंस हैं, थेरेपीज़ हैं, ट्रेनिंग्स हैं, वो तो हैं ही। तो कभी पेरेंट्स को एक वर्कशॉप अगर ऑन जूम हो जहाँ अपने पहले से कोई क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, ड्यूरिंग कॉल वो पूछ सकते हैं, यूजिंग टेक्नोलॉजी, अगर हम उस चीज़ को लेवरेज कर सकते हैं, वैसा आपने कभी कुछ वी ट्राई हैव किया? डन ड्यूरिंग कोविड टाइम। हम लोगों ने ये किया था, लाइक इट वाज नॉट ऑन अ टॉपिक, बट रैंडम क्वेश्चन आंसर्स थे, क्वेश्चन एंड आंसर जो पेरेंट्स पूछ सकते हैं, जो भी वो कोविड के टाइम पे, क्योंकि थेरेपी सारी बंद थी, बच्चे भी घर के अंदर थे सब, और पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम हो रहा था उनको हैंडल करने में। तो वहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स एक आई थिंक 2 आवर्स का एक प्रोग्राम किया था पेरेंट्स के लिए, और वो 2 या 3 बार हम लोगों ने उसको ऑर्गेनाइज किया था। बट पोस्ट कोविड जब हम लोग क्लिनिकल्स में थोड़ा सा ज़्यादा एंगेज हो गए हैं अभी, तो अभी थोड़ा सा ये चीज़ें होल्ड पे हैं, बट लाइकली आई थिंक विद इन 3-4 मंथ्स वी आर प्लानिंग कि ये सारी चीज़ें फिर से स्टार्ट करें। सो अभी टीचर्स ट्रेनिंग हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, तो वी आर नाउ इन टच विद वेरियस स्कूल्स ऑफ नोएडा, तो जहाँ पे हम लोग अब टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। धीरे धीरे अब पेरेंट्स का भी विद इन 2-3 मंथ हम लोग पेरेंट्स ट्रेनिंग भी ऑन फ्लोर कर देंगे। दैट्स ग्रेट। और हम जैसे पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, एक्सटेंशन टू दैट, आई एम श्योर आपने काफ़ी सारे बच्चों को हेल्प किया है, बहुत सारे बच्चे अब उस थेरेपी से बाहर निकल के दे मस्ट बी लिविंग परफेक्ट लाइफ। सो पेरेंट्स के टेस्टिमनी आपके पास कैसे आते हैं? मतलब एक बार जब बच्चा थेरेपी से बाहर हो जाता है, क्या उसके बाद भी वो आपसे कांस्टेंट टच में रहते हैं, कुछ गाइडेंस आपसे लेते रहते हैं? और कोई लाइफ चेंजिंग मतलब मोमेंट आपके लिए रहा हो, कभी कोई पेरेंट ने कोई ऐसी चीज़ बोली जो आपके दिल के बहुत पास हो, कि आपको, जैसे हमेशा कहते हैं ना कि डॉक्टर भगवान होता है, तो आई एम श्योर आपके पास भी कोई ऐसी कई सारी स्टोरीज होंगी, आप कुछ अगर उसके बारे में बताना चाहें। स्टोरी, देयर वाज अ चाइल्ड कमिंग टू अस, ही वाज 8 इयर्स अराउंड। तो अब क्योंकि 8 साल का था, ही वाज इनटू स्पेक्ट्रम, तो हम लोग उसके डेली लिविंग स्किल्स पे काम कर रहे थे। तो डेली लिविंग स्किल्स लाइक शर्ट पहनना, ट्राउजर पहनना, शूज़ पहनना, ये सिखाने के लिए। तो हम लोग जब उसको ट्रेन कर रहे थे, द डे 1 उसने जब वो शर्ट खुद से पहनी, और हम लोगों ने वो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था कि हमने ट्रेन कर दिया है, नाउ ही इज़ वेयरिंग ऑन हिज ओन। तो वो एक बहुत पुरानी मेरी ही शर्ट थी, बहुत पुरानी शर्ट थी। तो वो जब उस बच्चे ने खुद से पहनी, उन्होंने पेरेंट्स को ये बताया कि मैम ये इसने ना खुद से पहनी है। तो हमें याद है वो बच्चा उसी शर्ट में घर गया था, पूरे दिन उसकी मदर ने वो वीडियो कॉल पे सबको दिखाया था, एंड दैट वीडियो वाज सर्कुलेटेड टू देयर ऑल रिलेटिव्स कि इसने खुद से आज अपनी शर्ट पहनी है। तो दैट वाज द लाइक रियली इमोशनल मोमेंट फॉर द पेरेंट्स। दैट वाज लाइक हियर फॉर मी, शर्ट वेयरिंग इज नॉट अ वेरी बिग थिंग, लाइक बटन लगाया पहन लिया, बट फॉर द चाइल्ड जो 8 साल का है, उसने पहली बार शर्ट खुद से पहनी है, वहाँ पे वो पेरेंट का माइंडसेट समझना, लाइक वो आज भी हम लोग याद करते हैं, तो लाइक वो इमोशनल आता है। और इवन अभी आई थिंक कल की ही बात है, वन ऑफ आवर चाइल्ड दे आर इन आसनसोल अभी। पहले लाइक पापा का ट्रांसफरेबल जॉब है, तो पहले वो मेरे साथ 3 साल थी वो बच्ची, नाउ दे आर इन आसनसोल। कल उनका एक वीडियो है जिसमें नाउ दैट चाइल्ड इज अराउंड 6 ईयर्स अराउंड, उसने पहली बार कल मम्मा बोला है। तो ये हमें उसकी मम्मा ने रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे हमें भेजा है। सो दीज आर द थिंग्स जो लाइक बच्चा अगर हमसे कनेक्टेड नहीं भी है, तो पॉसिबल मेरे लिए भी नहीं हो पाता कि मैं सबसे कनेक्ट करूं, तो वी आर कनेक्टेड थ्रू व्हाट्सएप, बेसिकली थ्रू व्हाट्सएप। तो कभी ऐसे पेरेंट्स कनेक्ट करते हैं, कोई मैसेज भेजते हैं, दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगता होगा कि सीरियसली मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सच में अच्छा है, उसका इम्पैक्ट है, लाइफ चेंजिंग है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। एब्सोल्युटली, आई कैन एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ लाइक वी आर डूइंग समथिंग। करेक्ट। नहीं तो फिर वही है 10 to 7 या 10 to 6 की जॉब में फंसे रहेंगे। तो जब ऐसे कमेंट्स आते हैं तो फिर अच्छा लगता है। करेक्ट। और आप इतने टाइम से यहाँ पर हैं, तो कभी कोई ऐसा बच्चा जो अपने 2-3 इयर्स जब था आया आपके पास, आज वो 12th पास करके किसी इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में या मे बी कोई और प्रोफेशनल कोर्स में जा रहा है, आपसे कभी मिलने आया हो कि सर मुझे याद है मैं आपके साथ था? अभी लाइक नॉट इनटू कोर्सेज, बट हाँ दे आर डूइंग गुड विद देयर एकेडमिक्स, नॉर्मल स्कूल्स में है, रेगुलर इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव स्कूल्स में है, एंड दे आर डूइंग गुड विद द एकेडमिक्स। पेरेंट्स का आता है कि नाउ अभी एक बच्चे ने 5th क्लियर करके ही इज इनटू 6th और काफ़ी अच्छे स्कूल में गया है। एक बच्चा है वो 9th में उनका एडमिशन हुआ है। तो
ऐसे हैं बच्चे। राइट राइट। और आजकल स्कूल्स, आई नो सारे स्कूल्स में इस टाइप का इंटीग्रेशन अभी भी अवेलेबल नहीं है, दे डोंट हैव स्पेशल एजुकेटर्स एंड ऑल। तो आप कुछ स्कूल्स के साथ भी टाई अप करते हैं क्या, उनको भी ट्रेन करते हैं, या उनकी कोई क्वेरीज कंसर्न या गाइडेंस देने के लिए कभी आपको? सो बेसिकली वी वर्क विद टू मॉडल्स। हाँ हाँ। फर्स्ट इज़ कि वी वर्क लाइक उनका स्कूल में हम लोगों का कोई थेरेपिस्ट जाता है टू टेक सेशंस ऑफ द किड्स जो स्कूल के अंदर ऑलरेडी हैं, तो वहाँ पे हम लोग उसको रिसोर्स रूम बोलते हैं। वो अपना एक पूरा जो रिसोर्स रूम है वो आउटसोर्स कर देते हैं। एक मॉडल तो ये होता है स्कूल में थेरेपिस्ट प्रोवाइड करने का। नेक्स्ट मॉडल इज़ कि एवरी स्कूल में वो सेटअप नहीं है, तो वहाँ से बच्चे हम लोगों के पास रेफ़र होके आते हैं, एंड देन हम लोगों की टीम से जो भी उनका कंसर्न थेरेपिस्ट है, ही और शी इज़ इन कांस्टेंट कांटेक्ट विद द क्लास टीचर, या उनके स्कूल से जो भी एक कॉन्टैक्टिंग पर्सन है उनके साथ हमेशा टच में रहेंगे, सो दैट वो हमें एक फीडबैक मिलता रहे कि मैं अगर थेरेपीज में कुछ कर रहा हूँ, इफ़ आई एम वर्किंग ऑन हिज हैंड राइटिंग, तो स्कूल से हमें फीडबैक मिले कि हाँ हैंड राइटिंग इसकी फास्ट हो रही है, थोड़ा पहले से बेटर लिखने लग गया है। तो ये ऐसे टाइप्स में चलते हैं। करेक्ट करेक्ट। डॉक्टर मोहित, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप इतने टाइम से इस फील्ड में हैं, पिछले 10-15 साल में आपने इस इंडस्ट्री में क्या शिफ्ट देखा है, क्या चेंजेस आए हैं? आपके काफ़ी सारे कलीग्स जिन्होंने आपके साथ पास आउट किया होगा, आपके कुछ जूनियर्स, काफ़ी लोग इस फील्ड में आए होंगे, तो पिछले 10-15 साल में क्या चेंज आया है इस इंडस्ट्री में? चाहे मैं पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव की बात करूं, आप लोग जिस तरीके से अपने सेंटर्स को रन कर रहे थे, फंक्शन कर रहे थे, उसमें क्या चेंज आया, और आने वाले 10 साल में आपको क्या चेंज दिखता है? तो अगर मैं बात करूं, जब मैंने स्टार्ट किया था एट दैट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और वेरी लेस। अच्छा। बहुत कम क्लिनिकल सेटअप्स होते थे, बहुत कम हॉस्पिटल्स में ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेटअप्स थे। तो हम लोगों के लिए जॉब मिलना आफ्टर डूइंग आवर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इवन काफ़ी मुश्किल होता था। ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे कि हॉस्पिटल में अगर डिपार्टमेंट है तो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे, सैलरी एस्पेक्ट भी बहुत उस टाइम पे कम हुआ करते थे। बट मैं अगर आज का देखूं, लाइक 2011 जब मैंने अपना पीजी किया था, एंड नाउ इन 2024 हम लोग कोर्स करके निकलते हैं और कॉलेज में ही कैंपस प्लेसमेंट होके सब लोग प्लेस हो जाते हैं। तो जॉब एस्पेक्ट में तो ये डिफरेंस आया है। क्लिनिकली और पेरेंट्स वाइज अगर मैं बोलूँ तो अब बच्चों के साथ में वो एक्सेप्टेंस आनी शुरू हुई है। पेरेंट्स आर एक्सेप्टिंग कि हाँ बच्चे में स्पीच के इश्यूज़ हैं, या अगर ऑटिज़म का डायग्नोसिस आ गया है तो भी पेरेंट्स आर एक्सेप्टिंग कि हाँ ठीक है, बट वी हैव ऑप्शंस, वी हैव थेरेपीज अवेलेबल। अगर हम लोग इफ़ वी आर गोइंग विद द थेरेपीज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो वहाँ से हम लोग बच्चे को निकाल के ला सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं जहाँ पे बहुत हम लोगों को देखने को। करेक्ट करेक्ट। और इन फ्यूचर क्योंकि कई सारी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, मेडिकल एडवांसमेंट हो रहा है, तो उस चीज़ में भी आपको लगता है कि आगे इस फील्ड में भी जैसे मेडिकल हार्डकोर मेडिकल साइंस में चेंजेस आ रहे हैं, या अभी स्कोप है, उतना रिसर्च नहीं हो रहा है इस फील्ड में? रिसर्चेस आर गोइंग ऑन, और लाइक जब मैंने किया था तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कोर्सेज नहीं थे, लाइक जो एड ऑन कोर्सेज हम लोग करते हैं। बट अब ये है कि अगर मुझे करना है तो बहुत सारे स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं। तो जैसे मैंने किया सेंसरी इंटीग्रेशन, ब्रेन जिम, हैंड राइटिंग, तो ऐसे ही नाउ वी हैव ओरल प्लेसमेंट थेरेपी, जिन बच्चों का फीडिंग इश्यूज़ हैं, ओरल्स के इश्यूज़ हैं, उनके लिए एक अलग कोर्स है। राइटिंग के लिए एक अलग कोर्स हो गया। तो ऐसे डिफरेंट कोर्सेज हैं। अब अगर मैं 10 साल और की बात करूँ तो आई थिंक n नंबर ऑफ कोर्सेज तब तक और स्टार्ट हो सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो जो बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे। और अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि इन केस आप कोई एडवाइस देना चाहें एस्पायरिंग थेरेपिस्ट्स को, और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे, और अगर लोगों ने डिसाइड नहीं किया, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट अगर कोई लाइफ साइंस बैकग्राउंड के हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, फिजियोथेरेपी और भी दूसरी फील्ड्स जो होती हैं वहाँ पर, फार्मेसी में जा सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज़ अनदर ऑप्शन। तो अगर आप में से कोई ये चूज़ कर रहे हैं कि वो अपना फ्यूचर ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बनाएंगे, तो डॉक्टर मोहित से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं, किस माइंडसेट से वो आएँ, उनके लिए क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या मेजर चैलेंजेस आएंगे, अपने आप को वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं पहले से ये सारी चीज़ों के लिए? सो लाइक फॉर डूइंग ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपको 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इज़ मैंडेटरी, देन देयर इज़ एन एंट्रेंस टेस्ट। वो हर कॉलेज का एक अपना इंडिविजुअल एंट्रेंस टेस्ट है।
अगर वो क्लियर होता है देन यू विल बी एबल टू लाइक एंटर द कॉलेज। वहाँ से जब आप अपना ग्रेजुएशन करते हैं, BOT MOT जो भी आप करके निकलेंगे, उसके बाद देयर आर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्कूल्स में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, क्लिनिकल सेटअप्स में हैं, NGOs में हैं। अगर यहाँ से आप अपना स्टार्ट करें, गेन एक्सपीरियंस 5-6 साल 10 साल जितना पॉसिबल हो पाता है, देन यू कैन स्टार्ट योर ओन सेटअप। बट अभी ये भी हो रहा है कि लाइक बच्चे कॉलेज से पास आउट होते हैं एंड दे आर स्टार्टिंग देयर ओन सेटअप। तो इट डिपेंड्स कौन क्या करना चाहता है। तो मेरा अपना पर्सनल अप्रोच ये था कि पहले मैं सीखूंगा, करेक्ट, तो देन उसके बाद फिर अपना क्लिनिकल सेटअप स्टार्ट राइट राइट। आई ऑल्सो बिलीव कि ये क्योंकि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, नॉन क्लिनिकल है, तो इसमें अनटिल अनलेस आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो उसके बाद ही शुरू करें। नो डाउट अगर आपके पास वो रिसोर्सेस हैं तो आप कभी भी शुरू कर सकते हो, बट राइट अप्रोच वही होगा कि एक बार आप कुछ एक्सपीरियंस लें और वो करें। करेक्ट करेक्ट। और जैसे कि हम थोड़े टाइम पहले बात कर रहे थे पेरेंट्स को अवेयर करने से रिलेटेड, वो सारी चीज़ों से सिमिलर लाइंस पे आप और आपका स्टाफ, आई नो बहुत अवेयरनेस है आप लोगों में कि लोगों को, पेरेंट्स को कैसे डील करना है, बच्चों के साथ कैसे करना है, अपने आप को अपस्किल कैसे रखना है। ड्यूरिंग ऑल दिस प्रोसेस आप लोग अपनी मेंटल वेलबींग, अपने हेल्थ का कैसे ख्याल रखते हैं? क्योंकि काफ़ी टायरिंग हो जाता होगा, एक तो वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं, बच्चों के साथ आपको इन्वॉल्व काफ़ी रहना पड़ता है, राइट? तो आप लोग अपने आप का ध्यान कैसे रखते हैं, अपने आप को मोटिवेट रखते हैं, मेंटल हेल्थ कैसे अपनी ठीक रखते हैं? For me and my wife, we like since we're the co-founder, like we are the founder of this organization, तो हम लोगों के वर्किंग आवर्स नो डाउट बाकियों से थोड़े ज़्यादा हैं। वी स्टार्ट वर्किंग एट अराउंड 9:30 इन द मॉर्निंग और फिर वाइंड अप होता है 8-8:30, जिसमें वी हैव 2 क्लिनिक्स, देन स्कूल टाइप, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पेरेंट्स, थेरेपिस्ट, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ये हम लोगों का वर्किंग आवर्स ज़्यादा है, बट देर आर सर्टेन रूल्स जो हम लोग अपना डेली फॉलो करते हैं। सो आफ्टर 8:30 वी डोंट टेक कॉल्स एंड वी आर नॉट अवेलेबल ऑन फोन। तो ये हम लोगों ने अपने लिए डेली बेसिस का एक कर रखा है और ये हमारे सारे पेरेंट्स को पता है, डिसिप्लिन। हाँ। तो लाइक क्यों सबको पता है कि हम लोग 8:30 के बाद इफ पॉसिबल वी डोंट ट्राई टू टेक आवर कॉल्स और व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स से कम हो जाए। आप जिस फील्ड में, वहाँ कोई इमरजेंसी की सिचुएशन जनरली नहीं होती है, राइट। तो उसके बाद भी उनके पास ऑप्शंस हैं कि लाइक वी नो कि हम लोग 8, 8:30 से 1-1.5 घंटा अपने साथ बिताएंगे फॉर सेल्फ अपना। देन 10 बजे के आसपास हम लोग सबको व्हाट्सएप रिप्लाई कर देंगे, कॉल्स होंगे तो वो हम लोग कॉल बैक कर लेंगे फॉर आवर थेरेपिस्ट। और उनके लिए कि हम लोग कभी उनको लीव के लिए मना नहीं करते हैं। तो इफ़ दे वांट टू टेक अ लीव, सबको एक फिक्स लीव तो है ही जो पेड लीव हम लोगों का रहता है, उसके अलावा भी अगर वो लोग कभी छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं तो मोस्टली वी ट्राई कि किसी को मना ना हो। उनको लाइक सब लोग आउट स्टेशन से हैं तो उनको घर जाना है फॉर एनी ओकेजन और समथिंग, तो मोस्टली वी ऑलवेज ट्राई कि किसी को मना ना किया जाए। अगर वो घर ही नहीं जाएंगे तो मेंटली फिर वो किसी और ही उसमें जाना शुरू हो जाएंगे। तो पेरेंट्स का तो मेंटल हेल्थ हम लोग देख ही रहे हैं, बट थेरेपिस्ट का भी मुझे देखना होगा बिकॉज आई एम लीडिंग अ टीम। तो उनका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। तो वी ट्राई कि उनको थोड़े थोड़े बीच में ब्रेक्स मिलते रहे। तो ब्रेक्स का ये भी पॉसिबिलिटी नहीं कि हम लोग उनके सेशंस फ्री कर दें, बिकॉज सेशंस तो फुल डे है एंड वी आर इन वेटिंग, तो हमें सेशंस भी देने हैं। तो वहाँ पे ये होता है कि कुछ सेशंस मैंने किसी का 15 मिनट के लिए बच्चा ले लिया, दैट थेरेपिस्ट गोइंग ऑन अ रेस्ट एज अ टीम, जो भी एज अ टीम जो एक दूसरे को, तो अगर किसी और थेरेपिस्ट का सेशन नहीं है तो वो किसी दूसरे को सपोर्ट कर देता है। तो एज अ टीम हम लोग ये करते हैं, लीव्स के लिए किसी को मना नहीं होता है और फिर आउटिंग्स ये सब तो है। तो ये वो चीज़ें जिनसे फिर हम लोग स्टाफ का देख रहे हैं। और डॉक्टर मोहित, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे एक है कि इन केस कोई इस फील्ड में अपना खुद का काम, जैसे आप अपना एक खुद का, आपके मल्टीपल सेंटर्स हैं इनफैक्ट, वो इस फील्ड में आना चाहते हैं और अपना खुद का कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, दे आर नॉट रेडी और दे आर नॉट कंफर्टेबल कि मुझे कहीं और वर्क करना है, मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया, मे बी PhD किया है एंड आई फील आई एम नॉलेजेबल इनफ टू स्टार्ट समथिंग ऑन माई ओन। सो हर इंडस्ट्रीज के डूज एंड डोंट्स होते हैं, राइट? बेसिस ऑन योर एक्सपीरियंस कोई पीस ऑफ एडवाइस है कि ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये तो आप बिल्कुल कर ही सकते हो, एंड दीज आर सम रेड फ्लैग्स कि ये चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, लेकिन मेरी एडवाइस है कि आप थोड़ा दूर रहें। तो डूज एंड डोंट्स ऑफ दिस इंडस्ट्री इन केस अगर आप बताना चाहें। व्हाट वी ऑलवेज बिलीव इज एथिकल प्रैक्टिस, इवन दो आप एक फ्रेशर हैं, बट एंड इफ यू थिंक कि यू आर गुड इनफ कि आप एक बच्चे को केटर कर सकते हैं, उसकी नीड्स को, उसके थेरेपीज़ को,
तो वो इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट गो अहेड विद योर ओन सेटअप, आप स्टार्ट करिए, बट डोंट चीट अ पेरेंट, डोंट चीट अ चाइल्ड कि अंदर से मुझे पता है कि मैं इसको नहीं डील कर सकता हूँ, बट स्टिल आई एम टेकिंग, क्योंकि मेरे को तो मॉनेटरी सपोर्ट तो मिलेगा, वो अगर मेरे पास आ रहा है तो ही विल पे मी फॉर दैट सेशन। तो अगर सिर्फ पे फीस के लिए है, मॉनेटरी पर्पस के लिए, तो आई सजेस्ट के लाइक रेफर समवन, बिकॉज मेरा भी एज अ थेरेपिस्ट आई डील विद अ सर्टन एज ऑफ किड। उस एज के बाद जब मेरे पास बच्चे आते हैं तो हम लोग भी आगे रेफ़र करते हैं, बिकॉज मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस उतना उस एज के बच्चों के साथ में नहीं है, तो वहाँ पे मुझे रेफ़र करना पड़ता है। तो अगर इफ़ अ फ्रेशर और लाइक एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट भी अगर कर रहे हैं अपना सेंटर स्टार्ट, तो गो विद एथिकल प्रैक्टिस। मैं कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ तो आई पास द चाइल्ड टू अदर किड लाइक अदर थेरेपिस्ट, तो वो हमें करना होगा। देन डूज में तो लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, डोंट्स में अनएथिकल प्रैक्टिस है समथिंग जो हम लोग बहुत बहुत स्ट्रिक्ट इसको फॉलो करते हैं। अगर मैं नहीं कर सकता हूँ तो हम लोग असेसमेंट के दिन ही पेरेंट्स को बोल देंगे कि मैम दिस इज़ नॉट माई एरिया ऑफ वर्किंग, आप इन थेरेपिस्ट के पास चले जाइए। या कई बार पेरेंट्स आते हैं जिनके बच्चों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी या स्पीच थेरेपी की नीड नहीं होती, बट उनको काउंसलर चाहिए, तो हम लोग वहाँ पे भी डायरेक्टली उनको बोलते हैं कि आप लाइक आई एम नॉट द राइट पर्सन, मेरे डोमेन से बाहर का बात है, तो यू अप्रोच अ काउंसलर। तो अगर मेरे पास नंबर्स हैं तो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, नहीं है तो फिर आगे वो अपना गूगल करते हैं। आज के टाइम पे ये चीज़ कितना मैटर करती है किसी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को जो अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं, उस सेंटर में फैसिलिटीज़ जो हैं, राइट, फैसिलिटीज़, क्योंकि आप जानते हैं आजकल पेरेंट्स काफ़ी डिमांडिंग हो गए हैं, डिमांडिंग इन द सेंस वो चाहते हैं कि उनके बच्चे को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन मिले। अगर वो कहीं पर कुछ सीखने जा रहे हैं, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे कुछ खेलने के लिए जा रहे हैं, स्पोर्टिंग एक्टिविटी, वहाँ पर बेस्ट इन क्लास इक्विपमेंट हो, बेस्ट इन क्लास टीचर्स हों। तो ये चीज़ कितना मैटर करती है, मतलब पेरेंट्स जब चूज़ करते हैं कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या किस सेंटर में जाना है, वो फेस वैल्यू और रिव्यूज़ पे जाते हैं, मतलब चाहे वो ऑनलाइन रिव्यूज़ हों या अपने किसी फ्रेंड एंड फैमिली से आया हो टेस्टिमनी, या वो सेंटर आके देखते हैं और उन्होंने आई वुड से लाइक हाई फाई उनको लग रहा है, जैसे डे केयर सेंटर्स होते हैं ना, कुछ बेसिक हो सकते हैं और कुछ काफ़ी एडवांस हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली दैट विल बी द फर्स्ट इंक्लिनेशन कि यार सेटअप अच्छा है तो शायद अच्छा होगा, या पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जो सेंटर चला रहे हैं और जो वो है वो स्किलफुल है। क्या होता है डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया? दोनों ही चीज़ें, इसका एमेलगेमेशन दोनों ही चीज़ें पेरेंट्स के दिमाग में होती हैं। तो अब रेफरल दो तरीक़ों से आ रहा है, एक जो डायरेक्ट रेफरल्स आ रहे हैं, अच्छा, तो लाइक, और एक हैं जो पेरेंट्स या डॉक्टर्स के थ्रू आ रहे हैं। तो अगर इफ़ अ चाइल्ड इज़ कमिंग थ्रू अ पेरेंट रेफरल, एक पेरेंट ने उनको रेफ़र किया है, तो दे नो दिस टीम इज़ गुड, हम लोग वहाँ जा रहे हैं, माई चाइल्ड इज़ सेफ, वो इम्प्रूव करेगा। उनके लिए सेटअप के अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या इक्विपमेंट्स हैं, वो बहुत मैटर नहीं करता, कम मैटर करता है। बट अगर कोई डायरेक्ट अप्रोच कर रहा है तो उनके लिए फर्स्ट इंप्रेशन यही होगा कि क्लिनिकल सेटअप में क्या है, इनके पास क्या सामान है, कितना सामान है, थेरेपिस्ट एलिजिबल है या नहीं है। बिकॉज ऑन कॉल जब हम लोग कॉल्स आते हैं तो पेरेंट्स ये भी पूछते हैं कि इज़ योर थेरेपिस्ट क्वालिफाइड इनफ कि वो बच्चों को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इवन उनको शायद नॉलेज ना हो कि क्या थेरेपी मिलने वाली, बट बीइंग अ पेरेंट वो चेक करते हैं, पेरेंट वो क्वालिफिकेशन चेक करते हैं। और आई डोंट थिंक इट्स बैड, आई थिंक अगर इट्स परफेक्टली फाइन अगर आप बच्चा किसी के हाथ में दे रहे हैं तो यू शुड नो कि वो उतना कैपेबल है कि वो बच्चा जस्टिस कर रहा है। वैलिड पॉइंट। तो दोनों चीज़ें ही हैं जो पेरेंट्स मिक्स करके देखते हैं। बट हाँ, अच्छा थेरेपिस्ट वही होगा इन माय पर्सपेक्टिव जो कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल के। दैट्स राइट, वहाँ पर स्किल जो है वो स्टार्ट हुआ। तो व्हेन आई स्टार्टेड माय क्लिनिक इन 2016, मुझे याद है वो एक 10x10 का रूम था जिसमें 3 मैट्स थे, एक जिम बॉल था और एक स्विंग था। हम लोगों ने वहाँ से स्टार्ट किया था और नाउ वी आर इन अ एरिया ऑफ अराउंड 3000 स्क्वायर फीट के एरिया में भी 10 to 12 थेरेपिस्ट की एक टीम काम कर रहा है। एंड नॉट ओनली इन वन एरिया, यू हैव लाइक 2-3 डिफरेंट सेटअप्स। तो वहाँ तक पहुँचना है तो ये सब उसी का ही है जो हम लोग एथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं, तो सब वहीं से है। तो अगर कोई पेरेंट्स अगर आ रहे हैं तो ये होलसम देखते हैं, क्लिनिकल सेटअप कैसा है, टीम में कौन कौन है, वो एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है, कितने टाइम से वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो ये भी एक एस्पेक्ट होता है। तो अगर हम लोग एक थेरेपिस्ट असाइन करते हैं तो पेरेंट्स कई बार ये भी पूछते हैं कि सर ये थेरेपिस्ट आपके पास कितने टाइम से काम कर रहे हैं, इन्होंने अभी तो ज्वाइन नहीं किया है। करेक्ट। तो पेरेंट्स फिर लाइक हर चीज़ वो देखेंगे। अंडरस्टूड, राइट। डॉक्टर मोहित, थैंक यू सो मच अपनी इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए।
एंड आई एम श्योर ये पॉडकास्ट बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, जिनमें पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, एस्पायरिंग थेरेपिस्ट हो सकते हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, या ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपना खुद का एक बिजनेस सेटअप शुरू करना चाहते हैं. सो आप सभी लोगों के लिए मैं और मोहित सर, दिस विल बी आवर फर्स्ट पॉडकास्ट. इसके बाद हम कुछ और पॉडकास्ट शूट करेंगे आप सभी के लिए, जो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे फोकस्ड होंगे. फॉर एग्जांपल ADHD पे और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पे, बच्चों की हैंड राइटिंग कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, और बहुत सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे. एंड इन केस इसके बियॉन्ड अगर आप लोग किसी कुछ और टॉपिक्स पे पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन, feel free to drop a note in our comment section. We will try to include in our future podcasts. So आज के लिए बस इतना ही. And sir, thank you so much for your time. It's really pleasure talking to you. Thank you. Thank you. Thank you everyone.